नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार। आज का मेरा टॉपिक है कक्षा 11 के विषय बैंकिंग में मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, मुद्रास्फीति तथा अविस्फीति। तो आप ये सोचेंगे मुद्रा के मूल्य में, मुद्रा का भी क्या कोई मूल्य होता है? क्योंकि मूल्य तो वस्तुओं के होते हैं, ये इतने की ये इतने की। मुद्रा का क्या मूल्य हो सकता है? और यदि मुद्रा का मूल्य होता भी है तो उसको कैसे मापा जाए? तो मुद्रा के मूल्य के हम कैसे मापते हैं? मुद्रा के मूल्य को हम मापते हैं, मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था कि मुद्रा के मूल्य का क्या अर्थ है। तो उसमें मैंने 3 अर्थ आपको बताए थे, ब्याज की दर, विदेशी विनिमय दर और क्रय शक्ति। यानी कि मुद्रा का भी एक मूल्य है, मुद्रा भी एक वस्तु की तरह ही है। तो मुद्रा के मूल्य में कैसे परिवर्तन होते हैं, कैसे मुद्रा का मूल्य घटता है, कैसे मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, आज के टॉपिक में यही है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। तो आइए चलते हैं मुद्रा स्फीति और मुद्रा अविस्फीति के अंतर्गत। तो मुद्रा का मूल्य मोस्टली ये देखा जाता है कि मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय शक्ति से लगाया जाता है, उसकी क्रय शक्ति से लगाया जाता है। यानी कि मुद्रा के द्वारा किसी वस्तु की कितनी इकाइयों को खरीदा जा सकता है, मुद्रा के द्वारा किसी वस्तु की कितनी इकाइयों को खरीदा जा सकता है, वह मुद्रा का मूल्य कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए से आपको 10 किलो चावल मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपए का मूल्य क्या है? 10 किलो चावल। 100 रुपए का मूल्य क्या है? 10 किलो चावल। अगर यदि हमें मुद्रा का मूल्य बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? अब हमें मुद्रा का मूल्य बढ़ाने के लिए रुपए तो वही रहेगा ना, 100 का नोट। अब लेकिन चावल कितने हो जाएंगे? अब चावल हो जाएंगे 15 केजी। यानी अब मुद्रा का मूल्य जो हो गया वो हो गया 15 किलो चावल। यदि मुद्रा का मूल्य घटाना है तो हमें 100 रुपए में अब मिल रहे हैं 7 या जितने भी कम ये चावल। तो देखा, तीनों परिस्थितियां हैं। तो नोट तो आपका 100 का वही रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू, उसका मूल्य कितना डाउन हुआ, कितना बढ़ा, वो इस पर निर्भर करता है। यानी कि हम मुद्रा का मूल्य उसकी क्रय शक्ति, वो कितना उन वस्तुओं को खरीद सकती है, उससे लगा सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये दोनों टॉपिक हैं, मुद्रास्फीति और मुद्रा अविस्फीति। जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तब उसको क्या कहते हैं, और जब मुद्रा का मूल्य घटता है तब उसको क्या कहते हैं। तो आज का टॉपिक दोनों ही हैं, मैं दोनों को थोड़ा बताऊंगा, लेकिन मेरा आज का जो टॉपिक है वो केवल मुद्रास्फीति से रिलेटेड है और यही इंपॉर्टेंट भी है, आगे यही आने की संभावना ज्यादा है अविस्फीति की अपेक्षा। तो यहाँ मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार, जब देश में जितनी मुद्रा की मांग है, यदि उससे ज्यादा मुद्रा चलन में आ जाती है तो यह स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। इस स्थिति में मुद्रा तो ज्यादा होती है, लेकिन वस्तुओं के मूल्य, जैसे मुद्रा जितनी मांग है, क्या है, मुद्रा की जितनी मांग है उससे ज्यादा मुद्रा छप जाती है और इसमें वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यह स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। इसके विपरीत जब देश में जितनी मुद्रा की मांग है, यदि उस मांग से कम मुद्रा देश में चलन में है तो यह स्थिति मुद्रा अविस्फीति कहलाती है। इसमें वस्तुएं सस्ती बिकती हैं। तो पुराने जमाने में आपने लोगों ने, अब थोड़ा बैक में चलते हैं, पुराने जमानों में आपने भले ही नहीं देखा हो लेकिन सुना जरूर होगा कि पुराने जमाने के लोग आपस में बातें करते थे, या घर में भी आपके यदि कोई बुजुर्ग हो तो वो बातें करते होंगे कि हमारे ज़माने में 2 रुपये किलो दूध मिलता था, या इतने रुपए किलो गेहूं मिलते थे, है ना, इतने रुपए किलो देसी घी मिलता था, बहुत सारी चीज़ें, या सस्ताई इतनी थी। लेकिन सस्ती तो थी चीज़ें, लेकिन क्या उन चीज़ों को खरीदने के लिए व्यक्तियों के पास नोट थे, मुद्रा थी? तो उस जमाने में चीज़ें तो सस्ती थी, लेकिन देश में जितनी मुद्रा की मांग थी वो उस मांग से कम थी। तो जब लोगों पे मुद्रा ही नहीं होगी तो वो वस्तुओं को खरीदेंगे कैसे? और बेचने वाला मुद्रा प्राप्त करना चाहेगा तो वो मुद्रा प्राप्त करने के लिए चीज को महंगी बेचेगा,
लेकिन जब पैसे ही नहीं है तो वो थोड़ी सी सस्ती करेगा। लोगों पे अब भी पैसे नहीं है, क्यों कैसे खरीदें, तो वो चीज़ को और सस्ती करेगा। लेकिन देश में मुद्रा की मात्रा ही कम थी तो लोग उसको कैसे खरीदें। मान लीजिए मैं आपकी सारी जेबें अभी खाली कर दूं, बिल्कुल खाली कर दूं, एक पैसा उसमें नहीं छोड़ूं, आपको कहीं जाने की अनुमति नहीं दूं, और ये मेरा जो एक मान लीजिए 20,000 का एक मोबाइल है, मैं ये कहूँ आपसे कि ये 10 रुपये का खरीद लो, तो क्या आप खरीद सकते हैं? यहीं खड़े खड़े आप खरीद सकते हैं? भले ही 20,000 का मोबाइल है, लेकिन आपकी जेब में नोट तो नहीं है ना 10 रुपये। तो ये स्थिति मुद्रा अविस्फीति कहलाती थी, जब देश में चीज़ें तो सस्ती थी लेकिन उन चीज़ों को खरीदने के लिए व्यक्ति के पास पैसा नहीं था। आज की स्थिति उससे विपरीत है। मुद्रा इतनी है कि भरपूर मात्रा में देश में चलन में मुद्रा है। पहले बच्चा 10-10 पैसे की 1-1 रुपए की चीज़ खाता था, आज मैं देखता हूँ दुकान पे जाता है तो उसके चीज़ के जो मतलब बच्चे की चीज़ हो वो ही 5 रुपए से कम का कोई पैकेट है ही नहीं। टॉफ़ी है तो 1-आध रुपए की है, लेकिन बच्चे के हाथ में 5 रुपए 10 रुपए और दिन में 50 या सैकड़ों रुपए वो खर्च कर देता है। क्यों खर्च कर रहा है? क्योंकि देश में मुद्रा की मात्रा भरपूर है, पूर्ति उसकी भरपूर है। तो मुद्रा की पूर्ति भरपूर है, हर किसी के पास मुद्रा है, तो चीज़ों की वो वैल्यू क्या है, चीज़ें मुद्रा की किसी को जरूरत नहीं है तो लोग महंगी बेचने लगे उस चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि मुद्रा उसमें ही है। तो ये स्थिति अगर हम पुरानी स्थिति देखें और अब की स्थिति देखें तो आपको लगेगा कि पुरानी स्थिति अच्छी है, चीज़ें सस्ती हैं। अरे चीज़ें सस्ती तो हैं, लेकिन आपके पास उसको खरीदने के लिए पैसा तो नहीं है ना। आज भले ही चीज़ें महंगी हैं, लेकिन आपके पास खरीदने के लिए उसको क्या है, पैसा है। तो ये स्थिति, आज की वर्तमान स्थिति मुद्रास्फीति का ही ये एक चरण है। पुरानी स्थिति अविस्फीति थी, जो इससे ज़्यादा खतरनाक हुआ करती थी। उस समय चीज़ें सस्ती होने के बाद भी लोग भूखे सोते थे, भूखे रहते थे, भरपेट भोजन नहीं मिलता था। लेकिन आज जो संपन्न व्यक्ति हैं उनको खाने के लिए बहुत पैसा है। तो ये स्थिति भले ही उससे अच्छी है, भले ही यहाँ पर महंगाई ज़्यादा होती हो, क्योंकि महंगाई भले ही कितनी कर दो, लेकिन देखिए आपकी जेब में यदि नोट हैं तो आप कम से कम उस वस्तु को खरीद तो सकते हैं। तो यह स्थिति आज की वर्तमान मुद्रा स्फीति है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ टॉपिक लिखा है मुद्रा स्फीति या मुद्रा प्रसार। इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं। देश में जितनी मुद्रा की जरूरत है, जिसको मांग बोलते हैं, देश में जितनी मुद्रा की जरूरत है, यदि उस मांग से मुद्रा की पूर्ति अधिक मात्रा में हो जाती है ना, जितनी मांग है उससे पूर्ति अधिक मात्रा में हो जाती है, तो यह स्थिति मुद्रा प्रसार या मुद्रा स्फीति कहलाती है। ठीक है, समझ में आया होगा। मान लीजिए आप देश में मुद्रा की मांग ही 100 रुपये है, लेकिन सरकार ने मुद्रा छाप दी 100 रुपये से ज़्यादा, तो जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी पूर्ति अधिक होने के कारण ये स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। इसका मतलब है अत्यधिक फैलाव हो जाना, इसे मुद्रा प्रसार कहते हैं। इस स्थिति में वस्तुओं के मूल्य महंगे होते हैं, बढ़े हुए होते हैं। यहाँ पे मैंने क्राउथर के अनुसार एक परिभाषा लिख के समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है अर्थात वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। ये स्थिति, मुद्रा का मूल्य यहाँ गिर गया, 100 का नोट आपका ऐसा नहीं कि वो कम हो गए, 80 छप गए, उस पर तो 100 ही छपेंगे। लेकिन आज जो पहले उसके 15 किलो चावल मिलते थे, आज कितने मिल रहे हैं? 5 किलो, 7 किलो, 3 किलो, 1-1 किलो भी मिलते हैं 100 रुपये के आजकल अच्छे वाले चावल। तो क्या है, वैल्यू तो डाउन हुई ना मुद्रा की। वस्तुओं के मूल्य क्या हुए? आप मुद्रा का मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे? वस्तुओं के मूल्य के आधार पर मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है। वस्तुएं महंगी है यानी आपकी मुद्रा की कोई वैल्यू नहीं है, वस्तुएं सस्ती है यानी आपकी मुद्रा की वैल्यू है। यानी क्रय शक्ति के आधार पर मुद्रा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने बताया मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और अर्थात वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। ये क्राउथर के अनुसार डेफिनेशन थी। अब देखते हैं मुद्रास्फीति के कारण क्या है, ये क्यों उत्पन्न हो रही है, मुद्रास्फीति की क्या कारण है। तो इसके मैंने 2 कारण लिखे हैं। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के कारण, मुद्रास्फीति यही होती है जब देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाए, और दूसरा है उत्पादन में कमी के कारण। इसका भी यही है, उत्पादन में कमी होगी तो वस्तुएं महंगी बिकेंगी और महंगी बिकने की स्थिति भी मुद्रास्फीति ही कहलाती है। तो देखते हैं मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के कारण क्या है। सबसे पहले है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण पे चलते हैं सबसे पहले। तो प्राकृतिक कारण में जो देश धातुमान पर आधारित होते हैं, धातुमान यहाँ यानी कि जहाँ पर धातु की मुद्रा चलन में होती है, तो धातु की मुद्रा या अर्थात सोने चांदी की मुद्रा यदि केवल सोने चांदी की मुद्रा चलन में होती है, हाँ पत्र मुद्रा मान पर यह लागू नहीं है,
तो धातु मुद्रा मान में यदि देश में सोने अथवा चांदी की खानें भरपूर मात्रा में हैं तो सरकार उस पर, क्योंकि ये प्रकृति की देन है, प्रकृति ने दी है सोने चांदी की खान, तो सरकार क्या करती है, सोने चांदी को खुदाई कराकर खानों से निकलवाकर उनके सिक्के ढलवाती है और देश में जितनी प्रचलित मुद्रा की मात्रा होती है वो मात्रा बढ़ जाती है। इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होने लगती है। लेकिन ये कारण आज के वर्तमान युग में नहीं चलता। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में पूर्ण रूप से धातुमान लागू नहीं है, पत्र मुद्रा मानवी वहां लागू है, इसलिए ये कारण वर्तमान युग में लागू नहीं होता है। दूसरा है राज्य की मुद्रा तथा साख संबंधी नीति। राज्य की मुद्रा तथा साख संबंधी नीति के अंतर्गत सरकार जब ये देखती है कि उसके पास व्यय अधिक है या संकट काल आ गया है तो खर्चे करने के लिए वो क्या करती है, सरकार का बैंक है, केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक होता है। जो भारत में कौन सा बैंक है केंद्रीय बैंक भारत में, बताइए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के आदेशानुसार मुद्रा का निर्गमन करता है, मुद्रा को छापता है। तो सरकार कभी कभी अपनी व्ययों की पूर्ति करने के लिए केंद्रीय बैंक को यह आदेश दे देती है कि भैया पत्र मुद्रा का निर्गमन कर दीजिए। तो सरकार के व्ययों की तो पूर्ति हो गई, लेकिन देश में जो मुद्रा की मात्रा थी चलन में वो क्या हुआ, वो बढ़ गई, जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने लगी। साख संबंधी नीति का क्या मतलब है? साख संबंधी नीति भी सरकार की होती है। जब सरकार जनता को अपनी जनता से उसकी प्रतिभूतियां खरीदने लगती है, कंपनियों में पैसा लगाने लगती है सरकार, उनकी प्रतिभूतियां खरीदने लगती है, तो इस प्रकार देश में भी प्रचलित मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है? या बैंक दर को कम कर देती है। बैंक दर करने से जो बैंकों के पास नोटों की मात्रा है वो बढ़ जाती है और वो अधिक मात्रा में लोन देने लगते हैं। इस प्रकार देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ने लगती है। आगे है मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि। मुद्रा के चलन वेग में क्या मतलब है? चलन वेग का क्या मतलब है आप समझिए। मान लीजिए 100 का नोट दिन में 15 बार चलता है। 15 बार चलता है, कैसा का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें दिया, तुमने उसे दिया, उसने उसे दिया, उसने उसे दिया। देश अगर मान लीजिए एक दिन में, एक समय में 15 बार चलता है तो ये इस मुद्रा का चलन वेग क्या कहलाएगा? 100 रुपये के चलन वेग क्या कहलाएगा? 15 बार। यानी कि एक मुद्रा एक समय में कितनी बार चलती है वो मुद्रा का चलन वेग कहलाता है। इसके अंतर्गत मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि होने से वो मुद्रा की मात्रा जो चलती रहती है देश में, कभी इस पे, कभी उस पे, कभी उस पे, कभी उस पे, कोई इकट्ठा करके उसको नहीं रखता, तो इससे देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। आगे है हीनार्थ प्रबंधन। ये आपको समझना है। हीनार्थ प्रबंधन एक अजीब सा शब्द आपको लग रहा होगा, इसको मैं थोड़ा बता रहा हूं। सरकार प्रत्येक वर्ष अपना बजट पेश करती है। बजट का मतलब होता है कि कितनी इनकम होने वाली है, क्योंकि फ्यूचर का बजट पेश किया गया था, कितनी इनकम होने वाली है और कितने खर्चे करने हैं। सरकार जब अपने आय व्यय का हिसाब रखती है तो वो बजट कहलाता है। हर साल सरकार वित्तीय वर्ष प्रारंभ से पहले बजट बनाती है तो वो ये अनुमान लगाती है कि इस वर्ष सरकार को आय कितनी होंगी और व्यय कितने होंगे। ये क्या कहलाता है? ये बजट कहलाता है। सरकार भी जो उसके इनकम के साधन हैं, जो उसके इनकम के साधन हैं, उसके कुछ संस्थान हैं, टैक्स है, कई सारे इनके साधन हैं, उसका अनुमान लगाती है। जब उन्हें मान लीजिए अनुमान लगाया तो अनुमान मान लीजिए 100 आया उनका, वो चाहते हैं कि उनकी आय इस बार अनुमान से 100, जो भी यूनिट मान लीजिए, मैं 100 रुपये मान लेता हूँ कि 100 रुपये है। लेकिन जब उन्होंने व्ययों का अनुमान लगाया, उन्होंने इतनी नीतियाँ बना दी देश के आर्थिक विकास के लिए, रक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, जब उन्होंने सारा कुछ जोड़ा तो अब देखा कि ये खर्चे तो इस बार ज़्यादा हो रहे हैं। आय है 100 और खर्चे हैं 120, तो इस स्थिति को घाटे का बजट कहते हैं। घाटे का बजट, ये स्थिति घाटे का बजट कहलाती है। और जब सरकार घाटे का बजट पेश करती है तो इस 20 रुपये की पूर्ति करने के लिए वो देश के केंद्रीय बैंक को अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन का आदेश दे देती है, जिससे सरकार के खर्चे तो पूरे हो जाते हैं लेकिन देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। यही स्थिति हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। सरकार ने हीनार्थ प्रबंधन का
जो नीति है ये घाटे के बजट की वो हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। इससे देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट, व्यापारिक बैंकों की साख नीति। साख नीति का मतलब उनके उधार यानी ऋण देने की नीति से है। जब बैंक अपने नकद कोषों को कम कर देते हैं, नकद कोषों का मतलब होता है जो बैंक अपने पास कोष रोक कर रखते हैं ताकि जनता की मांगों का उनकी मांग के अनुसार भुगतान किया जा सके। तो जब बैंक अपने नकद कोषों को कम कर देते हैं तो उनके पास मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और वो इस मुद्रा की मात्रा को जनता को ऋण देने में प्रयोग करने लगते हैं। इससे देश में क्या होता है, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये तो 5 कारण बहुत है जो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करते हैं। अब है उत्पादन में कमी करने के कारण। उत्पादन में कमी करने के कारण मुद्रास्फीति कैसे प्रभावशाली होती है, क्योंकि उत्पादन यदि कम होगा किसी चीज़ का तो वस्तुएं महंगी होंगी। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लीजिए आपके यहाँ खेती होती है और खेती भी इस बार मान लीजिए आपने उड़द की। आप अनुमान लगा रहे थे कि भाई इस बार हमारे खेत में 50 किलो उड़द होंगे। हर साल होते हैं 50 किलो, जिसमें आप मंडी में भी बेच देते हो, घर के लिए भी रख देते हो। आप जो है 40 किलो मंडी में बेच देते हो और 10 किलो अपने घर के लिए रख देते हो। ये मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए उस साल परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं और आपका जो उत्पादन था वो 50 की जगह 80 केजी हो गया। अब ये केवल आपका ही उत्पादन नहीं बढ़ा, ये पूरे जो किसान थे उनका उत्पादन बढ़ गया। उनके उत्पादन बढ़ने से मंडी की मांग कोई बढ़ेगी, मंडी तो उतनी ही आज भी उतना ही लेगी, क्योंकि मंडी भी अपने आगे बेचेगी। थोड़ा चलिए ज़्यादा ले भी लेगी, उत्पादन बढ़ गया तो। लेकिन आप करेंगे क्या, आपको 50-40 केजी वहाँ देना, ये 30 केजी का आप क्या करेंगे। मान लीजिए इस स्थिति में जब 40 किलो आप मंडी में भेजते हैं और 10 किलो घर के लिए रखते हैं, कोई रिश्तेदार आ जाता है और तो क्या आप उसको उड़द बांध के देंगे। अगर आप उड़द बांध के देंगे तो यहाँ नुकसान या यहाँ नुकसान, तो आप उस स्थिति में थोड़ा कतराएंगे। लेकिन यदि ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो आपके घर में चाहे कोई भी मेहमान आ जाए, अरे इसको थोड़े उड़द बांध दे, इसको उड़द बांध दे, तो वो स्थिति उस फसल की इतनी बेकदरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उत्पादन ज़्यादा हो गया। अब उसकी वैल्यू आप उतनी नहीं समझेंगे जिस समय कम उत्पादन के समय समझ रहे थे। अब तो चल ज़्यादा ले ले और ले ले और ले ले, ऐसे आप करेंगे। क्यों? क्योंकि उत्पादन अधिक मात्रा में हो, यही कम हो जाए। या मान लीजिए ये 50 की जगह मैं 40 कर दूं, फिर मंडी में कितनी डिमांड बढ़ जाएगी। सबका उत्पादन कम हुआ है, मंडी वाले कह रहे हैं हमें लाओ लाओ, तो आप क्या करोगे, दोगे तो मान लीजिए आप 5 किलो खा लोगे तो उसे 40 तो करोगे, लेकिन नखरों से, इतना नहीं, सस्ता नहीं दोगे आप क्यों महंगा दोगे, क्योंकि मंडी में डिमांड है, फसल कम हुई है। आप समझते होंगे इस चीज़ को कि जब फसल ज़्यादा हो जाती है तो चीज़ें सस्ती बिकती हैं और जब फसल कम होती है तो चीज़ें महंगी बिकती हैं। वो उसका कारण यही है, ये स्थिति में मुद्रास्फीति ही कहलाती है। तो इसमें सबसे पहले प्राकृतिक कारण यही था, जो प्राकृतिक कारण मैंने आपको समझाया है। यदि परिस्थितियाँ अनुकूल रहती हैं और उत्पादन बढ़ता है तो इससे क्या होता है, मैं उत्पादन में कमी के बताएं, वही है। और यदि प्राकृतिक वही है जी कि अनुकूल की जगह प्रतिकूल कर लेते हैं। यदि परिस्थितियां प्रतिकूल रहती हैं और उत्पादन कम हो जाता है, वही स्थिति जो मैं बता रहा था, अगर 40 हो जाएगा फिर क्या करेंगे हम, तो चीज़ें महंगी होने लगेंगी। इसमें कई कारण है, अधिक वर्षा होना, ओलावृष्टि होना, फसल का नष्ट हो जाना, ठीक है। तो इससे उत्पादन कम हो जाएगा और उत्पादन कम होने से चीज़ें महंगी हो जाएंगी। चीज़ें वही थी, मैंने आपको इसके अंतर्गत चीज़ों के दाम बढ़ना भी बताया और चीज़ों के दाम घटना भी सिखाया। तो हमें क्या करना है, या उत्पादन में कमी कैसे होगी वो यहाँ पर देखना था। ओके, आगे है श्रम संघर्ष। श्रम संघर्ष का क्या मतलब है, हड़ताल, तालाबंदी, ये चीज़ें क्या है, हड़ताल है, श्रम संघर्ष है। ये चीज़ें मान लीजिए हड़ताल कर रहे हैं श्रमिक या ज़्यादा विरोध पर उतर आए तो मालिक ने तालाबंदी कर दी। हड़ताल श्रमिकों द्वारा की जाती है, तालाबंदी मालिकों द्वारा की जाती है। उनके अनुसार कार्य नहीं कर रहे तो तालाबंदी कर दी। तो इससे क्या होगा, इससे उत्पादन जो हो रहा था वो रुक जाएगा और जब उत्पादन कम हो जाएगा तो चीज़ें महंगी बिकने लगेंगी, जिससे मुद्रा का मूल्य तो घट जाएगा और वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएंगे। सरकार की व्यापारिक नीति। सरकार की व्यापारिक नीति में क्या अंतर्गत, जब सरकार निर्यात व्यापार को अधिक प्रोत्साहन देने लगती है तो निर्यात, लोग अपनी चीज़ों को निर्यात करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे देश में
उस वस्तु की मांग, उस वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है, और पूर्ति कम होने से वो वस्तु महंगी बिकने लगती है। इस स्थिति में उस वस्तु का मूल्य तो बढ़ने लगता है, लेकिन मुद्रा का मूल्य क्या होने लगता है, कम होने लगता है। संचालन शक्ति का अभाव, संचालन शक्ति का अभाव, उत्पादन को करने के लिए संचालन शक्ति चाहिए, जैसे कोयला, गैस, पानी, बिजली, है ना, उन चीज़ों मशीनें इससे तो चलती है, डीजल, ये चीज़ों से मशीनें चलती हैं। यदि उन शक्ति का ही अभाव हो जाएगा, उत्पादन प्रभावित होगा, उत्पादन प्रभावित होने से उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होने से उसका मूल्य बढ़ेगा और वस्तु का मूल्य घटेगा। सरकार की कर नीति, सरकार जब क्या करती है, सरकार जब अधिक मात्रा में कर लगाती है, उत्पादन उद्योगों पर नए नए कर लगाती है, तो उनसे उत्पादन लागत उनकी बढ़ जाती है। जब उनकी उत्पादन लागत बढ़ती है तो वो कम मात्रा में उत्पादन करने लगते हैं, और जब कम मात्रा में उत्पादन होता है तो वस्तुओं के दाम महंगे होते हैं और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन उत्पादन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा, जनसंख्या बढ़े जा रही, तो क्या होगा, मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो उसकी जनसंख्या के हिसाब से तो वो उत्पादन कम ही माना जाएगा, जिससे वस्तुएं महंगी होंगी और महंगी हो जाएंगी और मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। तो ये थे मुद्रास्फीति के विभिन्न कारण, जिसमें आपको दो महत्वपूर्ण समझने हैं, मुद्रा की में मात्रा में वृद्धि और उत्पादन में कमी के। अब मुद्रास्फीति के थोड़े प्रभाव और देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रभाव भी आते हैं। सबसे पहला है उत्पादक वर्ग पर प्रभाव। उत्पादक वर्ग में किसान आते हैं, शिल्पकार आते हैं, कारखाने के स्वामी आते हैं, और अन्य जो भी उत्पादक है वो सारे के सारे आते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उत्पादक वर्ग को जो है लाभ होता है, उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, क्योंकि कीमतें बढ़ने लगती हैं, कीमतें बढ़ने लगती हैं, और जो है जिससे कीमतें बढ़ने लगती हैं तो अब उनके जो आय है वो भी बढ़ने लगती है, जिससे उत्पादन भी बढ़ने लगता है, और उत्पादन बढ़ने लगता है तो लोगों की जरूरत होती है, जिससे रोजगार में भी वृद्धि होने लगती है। यानी कि मुद्रास्फीति से उत्पादक वर्ग को लाभ होता है। दूसरा है विनियोगी वर्ग पर प्रभाव। विनियोगी वर्ग वो होता है जो अपने पैसे को किसी दूसरे काम में इन्वेस्ट करता हो, खुद ना करके किसी दूसरे के काम में या दूसरी प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट करता हो, जिसके पास अधिक मात्रा में धन होता है वही लोग करते हैं। तो इसमें दो प्रकार के जो आते हैं विनियोक्ता, एक निश्चित आय वाले विनियोक्ता, एक अनिश्चित आय वाले विनियोक्ता। यानी लोगों ने पैसा उस जगह लगा रखा है जहां से उनको निश्चित ब्याज प्राप्त होता है, निश्चित आय प्राप्त होती है। ठीक है, मान लीजिए किसी को पैसे दे दिए, इतने % उससे मिल रहा है, तो निश्चित है, ये तो चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, उसको उतना मिलना है। तो इससे क्या होता है, इससे निश्चित आय वाले जो वर्ग है उसको हानि होती है, क्योंकि उसकी आय निश्चित है और मार्केट में वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इससे क्या होगा, उसको हानि होगी, उसकी क्रय शक्ति घट जाएगी। अनिश्चित आय वाले विनियोक्ता, अब क्या उसने जब पैसा ऐसी जगह लगाया है तो उत्पादन बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, माल बिक रहा है, तो उसकी आय भी बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो इससे उसको फायदा होगा, उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, इससे उसको लाभ होता है। आगे वेतनभोगी व श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। इससे वेतनभोगी मतलब जो सैलरी पर डिपेंड करते हैं, और श्रमिक वर्ग पर प्रभाव, इससे जो क्या होता है, इससे इनको लाभ भी होता है और हानि भी होती है। क्योंकि जब देश में आर्थिक विकास हो रहा है, चीजें ज़्यादा महंगी बिक रही हैं, तो इससे क्या होता है, इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, ठीक है, इससे उनकी आय भी बढ़ती है, और कीमत स्तर बढ़ने से उनकी इनकम भी बढ़ गई, है ना। लेकिन यहाँ पर जो श्रमिक वर्ग के अंतर्गत वह वर्ग जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है, अत्यंत शोचनीय है, उनको हानि होती है। उनकी मजदूरी तो बढ़ती है, लेकिन उस अनुपात में उनकी मजदूरी नहीं बढ़ पाती है जिस अनुपात में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। मजदूरी तो बढ़ी मैं मानता हूँ, लेकिन कीमतें जो बढ़ती हैं वो बहुत तेजी से बढ़ती हैं, भले उनकी मजदूरी की अपेक्षा। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उनको बहुत स्थिति उनकी खराब हो जाती है, इस कारण वो चीज़ों को खरीदने में और एक अच्छा जीवन यापन करने में बहुत उनको हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि कीमतें बहुत इस तेज़ी से बढ़ती है और उनकी सैलरी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाती है। तो इससे जो उस वर्ग को लाभ तो है, लेकिन उस वर्ग की स्थिति बहुत खराब है, जो कि बहुत ही निम्न कोटि का एक वर्ग है। ठीक है, आगे उपभोक्ता वर्ग पर प्रभाव। उपभोक्ता वर्ग पर प्रभाव का क्या मतलब है, उपभोक्ता वर्ग में सभी लोग आते हैं, चाहे वो उत्पादक हो, चाहे विनियोगी हो, चाहे वेतनभोगी हो, चाहे श्रमिक हो, कोई भी हो, उसको क्या है, सभी लोग आते हैं। तो इससे इनको हानि होती है।
इससे इस वर्ग को हानि होती है, क्योंकि चीज़ें बढ़ रही हैं और उनकी कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और तेज़ी से बढ़ती हैं, लेकिन उनकी इनकम जो है मोस्टली इतनी नहीं बढ़ पाती है, तो इस वर्ग से इनको हानि होती है मुद्रास्फीति। आगे ऋणी और ऋणदाता वर्ग पर प्रभाव। ऋणी कौन होता है? ऋणी वो होता है जो कर्ज लेता है, ऋणदाता वो होता है जो कर्ज देता है। तो ऋणी को तो लाभ होता है, क्योंकि उनने जब पैसा लिया था तब पैसे की वैल्यू बहुत थी, उस समय चीजें सस्ती थी। आज जब वो ऋण लौटा रहा है तो ऋणदाता को हानि हो रही, क्योंकि आज उस पैसे की वैल्यू कम है, चीजें महंगी है। ठीक है, तो इससे किसी को लाभ है, किसी को हानि है मुद्रास्फीति से। तो आज का ये टॉपिक जो था बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है ये टॉपिक आज के समझ में आया होगा। जब तक अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।